नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैपनोवा में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। इससे रिलेटेड 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो रहने वाली है, जिसमें गुप्त साम्राज्य का उदय, उसका विस्तार, उसमें जो महत्वपूर्ण शासक हुए, फिर उसकी धर्म संस्कृति क्या थी, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी और गुप्त साम्राज्य के पतन का क्या कारण रहा। इसके साथ साथ गुप्तोत्तर साम्राज्य में जो भी आगे वंश रहे जिन्होंने शासन किया, कुछ यात्रियों का वर्णन जिसमें ह्वेनसांग, फाहियान इत्यादि का वर्णन रहेगा। समाज, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक उपलब्धियों से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज़ की ये डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाई है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल प्रैपनोवा को ऐसी ही लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी श्रीगुप्त, सी घटोत्कच, डी समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम शासक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश के प्रथम शासक श्रीगुप्त को माना जाता है, जिन्होंने 240 से 280 ईस्वी के बीच शासन किया था। प्रारंभ में जो गुप्त राज्य केवल मगध और उसके आसपास के क्षेत्र तक फैला हुआ था, बाद में चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य में गुप्त साम्राज्य क्या हो जाता है, बहुत ही विशाल साम्राज्य के रूप में बदल जाता है। तो कुछ लोग गुप्त साम्राज्य का वास्तविक निर्माता चंद्रगुप्त प्रथम को भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक छोटे से राज्य को बहुत विशाल साम्राज्य में बदल दिया था। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन थे, तो आपका जवाब क्या रहेगा? श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, बी घटोत्कच, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी समुद्रगुप्त। तो सी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी, चंद्रगुप्त प्रथम। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी समझिए। यहाँ क्वेश्चन हमारा 1 डिस्कस हो रहा था गुप्त वंश का प्रथम शासक, तो जवाब था श्रीगुप्त। बात आ रही है गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि उन्होंने एक छोटे से साम्राज्य जो केवल मगध और उसके आसपास के राज्यों तक सीमित था, उसको एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 355 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। विवाह के बाद उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा और क्षेत्रीय विस्तार को और भी ज़्यादा बढ़ोतरी मिलती है। इसके पश्चात उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उनके शासनकाल से ही गुप्त संवत की शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन आ जाता है कि गुप्त संवत की शुरुआत किस शासक के शासनकाल से मानी जाती है? तो आपका जवाब रहेगा चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल से। क्वेश्चन नंबर 3, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी हरिशेन, डी अमर सिंह। तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं हरिशेन, ऑप्शन सी। प्रयाग प्रशस्ति क्या है? इलाहाबाद स्तंभ लेख, जो कि समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे इम्पॉर्टेंट अभिलेख था। ठीक है, उसको प्रयाग प्रशस्ति में उसका वर्णन किया गया है। और ये जो रचना है ये किसने की थी? समुद्रगुप्त के ही दरबारी कवि थे, और उनके दरबार में कवि भी है, वह मंत्री भी थे, हरिशेन। उन्होंने संस्कृत भाषा में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, जिसमें उन्होंने क्या वर्णित किया? समुद्रगुप्त की दिग्विजय, उनका प्रशासन और उनकी विदेश नीतियों के बारे में वर्णन दिया था। माना जाता है कि ये भी लोग अश्वेक के स्तंभ पर भी उत्कीर्ण हैं। प्रयाग प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 4, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा? ए आर.सी. मजुमदार, बी रोमिला थापर, सी वी.ए. स्मिथ, डी कोसाम्बी। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को वी.ए. स्मिथ ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 5, समुद्रगुप्त द्वारा संपन्न प्रसिद्ध वैदिक यज्ञ कौन से थे? ऑप्शन ए राजसूय यज्ञ, बी वाजपेयी यज्ञ, सी अश्वमेध यज्ञ, डी अग्निष्टोम यज्ञ। तो समुद्रगुप्त के द्वारा संपन्न प्रसिद्ध वैदिक यज्ञ थे अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का समुद्रगुप्त ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसके अवसर पर उन्होंने विशेष स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिन पर अश्वमेध यज्ञ का चित्र अंकित करवाया था।
क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस उपाधि से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को ऑप्शन ए प्रियदर्शी, बी देवनाम प्रिय, सी विक्रमादित्य, डी परमेश्वर। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है विक्रमादित्य की उपाधि से। प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय किसके थे? अशोक के। अब विक्रमादित्य की उपाधि क्यों धारण की चंद्रगुप्त द्वितीय ने? गुजरात, मालवा, सौराष्ट्र पर अधिकार स्थापित करने के बाद उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, चीनी यात्री फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया? चीनी यात्री ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। चीनी यात्री फाहियान समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आए? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। उनकी क्या पुस्तक थी? फो को की। क्वेश्चन नंबर 8, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी हर्षवर्धन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय कुमारगुप्त प्रथम को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हूणों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किस गुप्त शासक ने किया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी घटोत्कच। तो हूणों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक रहे। कौन रहे? अंतिम शक्तिशाली शासक। इन्होंने हूणों के आक्रमण को विफल करके साम्राज्य की रक्षा की और उसके बाद क्योंकि फिर धीरे धीरे युद्धों का जो था वो लगातार युद्ध होते जा रहे थे, जिसके कारण जो उनके साम्राज्य का राजकोष था उस पर भारी दबाव पड़ने लगा। उसके बाद धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत विजय के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए उसने सभी दक्षिणी राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, बी उसने दक्षिणी राजाओं को पराजित कर पुनः उनको राज्य को लौटाया, सी उसने केवल श्रीलंका पर आक्रमण किया, डी उसने दक्षिण भारत पर कोई भी अभियान नहीं चलाया। तो दोस्तों समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत विजय के संबंध में आंसर सही है कि उसने दक्षिणी राजाओं को पराजित कर पुनः उनका राज्य उनको वापस लौटा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को हम डिस्कस करेंगे। इसकी डिस्क्रिप्शन देखें। समुद्रगुप्त की दक्षिण नीति उत्तर भारत से भिन्न थी क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उन्होंने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित करने के बाद भी उनका अपने राज्य में विलय नहीं किया, अपितु उनके लिए उदारता, बल्कि उनको उनका राज्य लौटाया और उनसे उन्होंने क्या लिया? करदाता तथा अधीनस्थ शासक बनाया अपने। यानी कि वो जो साम्राज्य उनका जीतने के बाद राजाओं को वापस दिया तो बदले में उनसे कर लिया और उनको अपने अधीन शासक निर्वाचित कर दिया वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, समुद्रगुप्त की स्वर्ण मुद्राओं पर उसे किस रूप में दर्शाया गया है? ए केवल योद्धा, बी केवल धार्मिक गुरु, सी वीणा वादन करते हुए तथा योद्धा दोनों रूप में, ऑप्शन डी किसान के रूप में। तो दोस्तों समुद्रगुप्त की स्वर्ण मुद्राओं पर उन्हें वीणा वादन करते हुए तथा योद्धा दोनों रूपों में दर्शाया गया है। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त केवल एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि उन्हें कला और संगीत का बड़ा शौक था और वो कला और संगीत के क्या थे? संरक्षक भी थे। उनकी कुछ स्वर्ण मुद्राओं में उनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे क्या स्पष्ट होता है कि गुप्तकालीन जो शासक थे वो केवल युद्ध कौशल में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों में भी अपने आप को शामिल करते थे। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित कर किस क्षेत्र पर अधिकार किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ऑप्शन ए बंगाल, बी गुजरात एवं सौराष्ट्र, सी कश्मीर, डी आसाम। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम क्षत्रपों को पराजित कर गुजरात एवं सौराष्ट्र पे अपना अधिकार स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त काल में नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो दोस्तों नवरत्न गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, यानी कि जो उनके शासनकाल में 9 महान विद्वान थे उनको नवरत्न के नाम से जाना जाता था, जिसमें कौन प्रमुख थे? कालिदास, अमर सिंह, वराह मिहिर, धन्वंतरी आदि का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, गुप्त काल में संस्कृत साहित्य के सबसे महान कवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी अश्वघोष, डी पाणिनि।
गुप्त काल में संस्कृत साहित्य के सबसे महान कवि कालिदास को माना जाता है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम। चूंकि गुप्त काल में साहित्य और संस्कृति अपने चरम पे थी, तो कुछ भारतीय इतिहासकारों ने गुप्त काल को इतिहास का स्वर्ण युग भी माना है। क्वेश्चन नंबर 15, आर्यभट्ट ग्रंथ के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए वराहमिहिर, बी ब्रह्मगुप्त, सी आर्यभट्ट, डी नागार्जुन। तो दोस्तों आर्यभट्ट ग्रंथ के लेखक थे आर्यभट्ट, यानी कि गुप्त काल में महान गणितज्ञ, ये उनके 9 रत्नों में शामिल थे आर्यभट्ट। महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। इन्होंने आर्यभट्ट की रचना की। इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने, ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या और पाई के मान के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। क्वेश्चन नंबर 16, गुप्तकालीन प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? ऑप्शन ए धन्वंतरी, बी सुश्रुत, सी चरक, डी जीवक। तो दोस्तों पहले जिक्र आया है कि गुप्तकालीन जो नवरत्नों के बारे में हमने डिस्कस किया था उसमें धन्वंतरी नाम आया था। तो गुप्त काल में प्रसिद्ध चिकित्सक किसको माना गया? धन्वंतरी को। क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? ए अरब आक्रमण, बी हूण आक्रमण एवं सामंतवाद का विकास, सी पुर्तगालियों का आक्रमण, डी मुगलों का आक्रमण। गुप्त साम्राज्य में पतन का प्रमुख कारण रहा हूण आक्रमण एवं सामंतवाद का विकास। इसके अलावा कमजोर उत्तराधिकारी, सामंतों की बढ़ती शक्ति, आर्थिक संकट, क्योंकि युद्ध लगातार चल रहे थे जिसके कारण राजकोषीय जो उनकी संपत्ति थी वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी, और उनकी जो सेंट्रल कमांड थी, केंद्रीय सत्ता थी, वो कमज़ोर होती गई और साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जिसके कारण गुप्त साम्राज्य का पतन होना सुनिश्चित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18, गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय, बी हर्षवर्धन, सी नरसिंह वर्मन, डी भोज। तो गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में हर्षवर्धन को जाना जाता है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित की थी। उनके दरबार में बाणभट्ट और चीनी यात्री वेनसांग उपस्थित थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि एवं जीवनीकार कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि और जीवनीकार थे ऑप्शन सी बाणभट्ट। बाणभट्ट जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी जैसी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। हर्षचरित्र हर्षवर्धन के जीवन और उनके तत्कालीन समाज को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत था, या सोच बोले तो एक मिनी बायोपिक थी उनकी। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसकी जानकारी उनकी मुद्रा और अभिलेखों से मिलती है, जिसका अर्थ है कि भगवान विष्णु के परम भक्त। तो गुप्त काल में वैष्णव धर्म का व्यापक प्रसार रहा। हालांकि बुद्ध और जैन धर्म को भी संरक्षण मिला, लेकिन भगवान विष्णु के परम भक्त होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 21, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? केवल सैन्य विजय के कारण, केवल धार्मिक कारणों से, साहित्य, कला, विज्ञान, शिक्षा एवं आर्थिक समृद्धि के कारण, केवल विदेशी व्यापार के कारण? तो स्वर्ण युग कहते हैं क्योंकि इस समय साहित्य, कला, विज्ञान, शिक्षा व आर्थिक समृद्धि सब क्या थे? अपने चरम पर थे। चूंकि गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, अमर सिंह, धन्वंतरी जैसे महान विद्वान थे, अजंता चित्रकला, उत्कृष्ट मूर्तिकला, गणित का अभूतपूर्व विकास हुआ, तो जिसके चलते इसको क्या माना जाता है? इतिहास का स्वर्ण युग। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा रचित नहीं है? मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, हर्षचरित। तो दोस्तों इसका जवाब हर्षचरित। इसकी रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 23, गुप्तकालीन प्रशासन में उपरिक किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए ग्राम प्रधान, ऑप्शन बी प्रांतीय राज्यपाल, सी सेनापति, डी राजपुरोहित। तो दोस्तों गुप्त काल प्रशासन में उपरिक कहा जाता था प्रांतीय राज्यपाल को। प्रत्येक प्रांत का जो प्रशासक होता था उसको उपरिक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? ए दिनार, बी निस्क, सी कर्षार्पण, डी पण। तो गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्त शासकों ने बहुत संख्या में स्वर्ण मुद्राएं यानी दिनार को जारी किया था, जिसपे अश्वमेध, वीणा वादन,
धनुर्धारी आदि चित्र हैं अंकित होते थे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक गुप्त काल से संबंधित है? ए नागार्जुन, बी आर्यभट्ट, सी जीवक, डी पंतजलि। तो दोस्तों वैज्ञानिक गुप्त काल से संबंधित हैं ऑप्शन बी आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 26, गुप्तोत्तर काल में वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी कन्नौज, सी उज्जैन, डी थानेश्वर। तो दोस्तों अपना गुप्तोत्तर काल में वर्धन वंश की जो राजधानी थी ये थी थानेश्वर में, जिसको हर्षवर्धन ने कहाँ स्थानांतरित किया? कन्नौज। वेइनसांग भारत के किस शासक के समय में आया था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी हर्षवर्धन, डी कुमारगुप्त। तो वेइनसांग भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से एजुकेशन ली और इनकी महत्वपूर्ण बुक है CU की, जिसमें इन्होंने भारत की राजनीति, शिक्षा और समाज के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्ति बाणभट्ट, हर्षचरित्र हरिशेन, आर्यभट्ट, मेघदूत अमर सिंह। तो हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। और प्रयाग प्रशस्ति की किसने की? हरिशेन ने, यानी कि ये दोनों आपस में थे। आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्ट ने की थी और मेघदूत की रचना की थी कालिदास ने। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्त काल में संस्कृत भाषा को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। गुप्त काल में भूमि अनुदान की परंपरा का व्यापक विस्तार हुआ। तो दोस्तों इसमें जवाब है ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इसका प्रमाण है कि कालिदास उनके दरबार में थे और भूमि अनुदान की परंपरा भी व्यापक रूप से विस्तृत हुई। क्वेश्चन नंबर 30, गुप्त काल में संस्कृत भाषा को राजकीय संरक्षण, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त प्रथम, डी स्कंदगुप्त। तो दोस्तों समुद्रगुप्त ने सर्वाधिक प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की हैं और उनकी मुद्राओं पे क्या क्या आकृति मिली? वीणा के, अश्वमेध, धनुर्धारी, युद्ध और बागवत इत्यादि की चित्रांकन थे। क्वेश्चन नंबर 32, गुप्त काल में भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ए ग्राम, बी जिला, सी प्रांत, डी राजधानी। तो दोस्तों गुप्त प्रशासन में साम्राज्य को भुक्ति, प्रांत, विषय, जिला और ग्राम में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भुक्ति का प्रशासन ऊपरी के अधीन होता था और यह प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो मौर्य काल की तुलना में ज़्यादा विकेंद्रीकृत थी। तो भुक्ति शब्द का प्रयोग किया गया प्रांतों के लिए। किसके लिए? प्रांतों के लिए, क्योंकि जैसे हमने भी पीछे पढ़ा था कि ऊपरी किसका प्रधान होता था, इसमें सब जवाब आया था प्रांतों का। क्वेश्चन नंबर 33, गुप्त काल में भूमि अनुदान की परंपरा बढ़ी, इससे सामंतवाद को बढ़ावा मिला। तो गुप्त शासकों ने भूमि अनुदान की परंपरा में बढ़ोतरी की। कैसे की? ब्राह्मणों को, मंदिरों को, अधिकारियों को कर मुक्त भूमि उन्होंने दान देना शुरू कर दिया था। तो जिससे धीरे धीरे भूस्वामियों की संख्या क्या चलती गई? बढ़ती चली गई। तो इसके कारण सामंतवाद को भी बढ़ावा मिला। तो इसमें हमारे जवाब दोनों सही हैं, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 34, देवी चंद्रगुप्तम नामक ग्रंथ के लेखक? ऑप्शन ए कालिदास, बी विशाखा दत्त, सी बाणभट्ट, डी हरिशेन। विशाखा दत्त ने देवी चंद्रगुप्त नाटक की रचना की थी। इसके अलावा विशाखा दत्त की प्रमुख रचनाएं हैं मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्त। मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, जिसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया था? कुलहीन, वृषल आदि से संबोधित किया था मुद्रा राक्षस ने। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किसे गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ धातु विज्ञान का उदाहरण माना जाता है? ऑप्शन ए सारनाथ स्तूप, ऑप्शन बी दिल्ली का लौह स्तंभ, सी सांची स्तूप, डी नालंदा विश्वविद्यालय। धातु विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है महरौली में स्थित दिल्ली का लौह स्तंभ। चूंकि 1600 वर्षों से खुले वातावरण में रहने के बावजूद भी इसमें जंग बहुत ही कम मात्रा में लगा हुआ है। माना जाता है कि इसका संबंध चंद्रगुप्त
द्वितीय से स्थित है और ये लौह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली के मेहरौली में। निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री नहीं था? ए आर्यभट्ट, बी वराहमिहिर, सी ब्रह्मगुप्त, डी बाणभट्ट। तो बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी साहित्यकार थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? ए गुप्त वंश, बी वर्धन वंश, सी मोखरी वंश, डी चालुक्य वंश। तो हर्षवर्धन का संबंध वर्धन वंश से था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वर्धन वंश के महान शासक थे। क्वेश्चन नंबर 38 हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन की राजधानी हम पढ़ चुके हैं, कन्नौज थी, जो कि इन्होंने थानेश्वर से स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 39 वेनसांग ने भारत में सबसे अधिक समय कहाँ अध्ययन किया? ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी नालंदा विश्वविद्यालय, डी वल्लभी विश्वविद्यालय। दोस्तों वेनसांग ने भारत में सबसे अधिक अध्ययन नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। चीनी यात्री वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय आते हैं, जहाँ बहुत सालों तक अध्ययन करते हैं। किस लिए? क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो वेनसांग के यहाँ आने का कारण था बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करना और इसके अलावा गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानना, या उनकी राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके की थी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? फाहियान, समुद्रगुप्त, वेनसांग, हर्षवर्धन, इत्सिंग, चंद्रगुप्त प्रथम, मेगस्थनीज, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए, इत्सिंग 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत आए और मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, वेनसांग हर्षवर्धन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल में संस्कृत भाषा को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। गुप्त काल में अधिकांश अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए। दोस्तों इसका जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण है? ए कोणार्क मंदिर, बी दशावतार मंदिर देवगढ़, सी बृहदेश्वर मंदिर, डी खजुराहो। गुप्तकालीन मंदिर दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है। यह गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या था? ए समुद्री व्यापार, बी कृषि, सी उद्योग, डी पशुपालन। तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार था कृषि। अब इसको कोरिलेट करेंगे जब आप खुद ही इन ऑप्शन से आप समझ पाएंगे, क्योंकि गुप्तकालीन शासकों ने भूमि अनुदान की जो परंपरा थी उसको ज़्यादा विकसित किया था। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उन्होंने ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि देना प्रारंभ किया और उन्हें भूस्वामित्व दिया, जिसके कारण कृषि उसकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत रही थी। क्वेश्चन नंबर 44 हर्षचरित्र किसकी जीवनी है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी हर्षवर्धन, डी कुमारगुप्त। तो नाम से ही पता चल रहा है हर्षवर्धन। इसकी रचना की है बाणभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 45 हर्षवर्धन ने किस धार्मिक सभा का आयोजन किया था? ए वैशाली सभा, बी कन्नौज सभा, सी राजगृह सभा, डी तक्षशिला सभा। तो दोस्तों हर्षवर्धन ने कन्नौज धर्म सभा का आयोजन किया, जिसमें वेनसांग भी उपस्थित था। इसके 5 वर्ष बाद उन्होंने प्रयाग महादान का भी आयोजन किया है। हर्षवर्धन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? ए रत्नावली, बी मेघदूत, सी मृच्छकटिका, डी मधुरा राक्षस। तो हर्षवर्धन की प्रसिद्ध नाट्य कृति है रत्नावली। इसके अलावा उन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से सही कालक्रम चुनिए। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो गुप्त वंश में सबसे पहले तो हमारे आते हैं श्रीगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। और ऑप्शन आ गया फर्स्ट चंद्रगुप्त, द्वितीय चंद्रगुप्त प्रथम, तृतीय समुद्रगुप्त और 1 2 3 4। गुप्त वंश का सही क्रम था, सबसे पहले शासक रहे श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम,
समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा युग्म सही से सुमेलित नहीं है? ए कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, बी आर्यभट्ट आर्यभट्टीय, सी वाणभट्ट कादम्बरी, डी हरिशेन हर्षचरित। तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं, जबकि हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। हमने पीछे पढ़ा था कि कादम्बरी भी बाणभट्ट की एक रचना थी। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य किसने स्थापित किया? ए पालवंश, बी वर्धन वंश, सी प्रतिहार वंश, डी राष्ट्रकूट वंश। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में जो सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता है वो वर्धन वंश का माना जाता है, और जिसके भी शक्तिशाली सम्राट रहे हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 50, गुप्त काल में विज्ञान, गणित, साहित्य और कला का उत्कर्ष हुआ? बी गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण था। तो ऑप्शन दोनों ही इसमें सही हैं। चूंकि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है, इनके समय में आर्यभट्ट, कालिदास, वराहमिहिर जैसे नवरत्न महान विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में उपस्थित थे। ये जो गुप्त शासक थे वैष्णव थे, हालांकि इन्होंने बौद्ध और जैन धर्मों को भी संरक्षण दिया, लेकिन वैष्णव थे। इसी कारण इस काल में धार्मिक सहिष्णुता और संस्कृति के समन्वय देखने को मिलता है। एक बार वन लाइनर डिस्कस कर लेते हैं। गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण की, फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आए, नालंदा कुमारगुप्त प्रथम, हूणों को हराने वाला स्कंदगुप्त, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए, स्वर्णयुग गुप्त काल को माना जाता है। तो दोस्तों ये थी 50 MCQs की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो कि डिस्क्राइब और पूरे अच्छे से मतलब सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए इसको आपके लिए बनाया गया, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी रहेगी वो एंशिएंट हिस्ट्री, मैं कोशिश करूँगी कि अब जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है उसमें, क्योंकि अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो वो उसमें ही करके कवर कर दी जाए 50 MCQs में। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होकर फिर हम मेडाइवल को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।